हाय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। नंबर वन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और नंबर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जहां पर भी वर्ड आपका स्टैटिक जुड़ जाता है तो समझ जाना कि वो चीज रेस्ट में है। ठीक है, चलो जी। स्टैटिक का मतलब तो मुझे समझ में आ गया कि रेस्ट में है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है यहाँ पे? हमने दो लास्ट टू क्लासेस में बात की है चार्ज की, बार बार चार्ज की, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका बेसिक है वो क्या है? चार्ज। और चार्ज में भी यहाँ पे 10th लेवल तक के मैं बात करूँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक रेस्ट, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज रेस्ट में होगा और जब मैं उसको स्टडी करता हूं तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम कि चार्ज एक्वायर्ड बाय द कॉम, ग्लास रोड, एबोनाइट रोड, लाइटनिंग इन द स्काई। ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ग्लास रोड को जब मैं रब करता हूँ या एबोनाइट रोड को जब कैट फर के साथ रब करता हूँ, ठीक है, कोम को ड्राई हेयर्स के साथ रब करता हूँ, तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है जी? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, ट्रांसफर और किसी चीज का ट्रांसफर होना और किसी चीज का मूव करना, इन दोनों में बहुत अंतर है आपका। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ट्रांसफर होता है आपका। ठीक है, क्योंकि वो दूसरी जगह पर जाने के बाद वो दूसरे एटम के साथ बाउंड हो जाता है और वहां पे बाउंड होने के बाद वो फिर फ्री नहीं रहता है। वो क्या रहता है? ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बाहरी दुनिया के कंपेयर में वो किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो यही चीज है आपकी। तो चार्ज एट रेस्ट, तो यही है आपका कोम, ग्लास रोड, इबोनाइट रोड, यानी कि यहाँ पे सब और सब क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए चार्ज यहाँ पर क्या है? रेस्ट में है। और चार्ज अगर रेस्ट में है और मैं स्टडी करता हूं तो वहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज होता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का बहना, पानी का बहना, हवा का बहना। तो वो एक्चुअल में मतलब करंट का यही है कि जब कोई चीज फ्लो होती है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि चार्ज से रिलेटेड बात होगी। तो यानी कि जब चार्ज फ्लो करेगा और तब मैं जब उसको स्टडी करूंगा तो क्या कहलाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है। ठीक है जी। तो यानी कि चार्ज इन मोशन, जब भी चार्ज मोशन में होगा, ठीक है, और हम स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है? आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। तो जैसे अब उसका यूज कहाँ पे होता है या कुछ एग्जांपल हम कैसे डेली लाइफ में कैसे देख सकते हैं? जैसे आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वही इलेक्ट्रिक बसें भी आने लगे अब तो, ठीक है नहीं। और आपकी ई रिक्शा वगैरह है जो आपकी नॉर्मली सभी ने देखी भी होगी, ठीक है। तो ई रिक्शा, ठीक है, तो इनमें सब में क्या है? इनमें सब में सब यही है कि चार्ज वहां पर मूव होता रहता है और जब तक चार्ज मूव होता रहेगा तब तक आपकी करंट प्रोड्यूस होती रहेगी। और जब तक करंट प्रोड्यूस होगी तो वो चीजें जैसे आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई या मेट्रो हो गई या ई रिक्शा हो गई, वो सब ऑपरेट करती रहेगी। ठीक है, या हमारे घरों में जैसे हम लाइटनिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो लाइटनिंग पर्पज, जब लाइट का ऑन होना का मतलब क्या है? कि वहां पर उस वायर में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूविंग कंडीशन में है। किसमें है जी? मूविंग कंडीशन में है। तो इसीलिए आपका बल्ब या ट्यूबलाइट, सीएफएल जो भी है वो आपकी क्या करते हैं? ग्लो करती है। ठीक है नहीं, तो वो आपकी कहते हैं कंटिन्यूसली ग्लो करते हैं। अब जैसे आप स्विच ऑफ कर दोगे तो ऑफ करने का मतलब क्या होगा जी? कि आपने उस वायर में फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन को रोक दिया है। तो इसलिए जो लाइटनिंग है बल्ब की या आपकी सीएफएल की, वो क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाती है। ठीक है, या आपका कोई भी एसी, कूलर, सब इसी तरीके के आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंडस्ट्री की, जैसे हमने मोटर वगैरह की हमने बात की थी। तो ये तो थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। और ये जो पॉइंट्स है आपके, यानी कि ये जो वर्ड्स है आपके, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है आपकी, तो ये बार बार यूज होगी। और जब आप अपनी बुक से स्टडी करोगे तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ये वर्ड कंफ्यूज करे बार बार। तो इससे पहले आपका कंफ्यूजन बढ़े तो हम उस कंफ्यूजन को ही दूर कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, देखो बात होती है आपकी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, देखो मैं मान लेता हूं आपका ये कोई भी पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये कोई भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उससे मतलब बना।
तो क्या होता है, फील्ड का मतलब क्या होता है कि इसके अराउंड एक स्पेस होता है। ठीक है जी, मैं मान लेता हूं इसके अराउंड क्या है जी, आपका एक स्पेस हो गया ये। अच्छा जी, अब इसी स्पेस का मतलब क्या हुआ कि इसके चारों एक स्पेस का मतलब क्या है। देखो, मैं मान लेता हूं आपका एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसके अराउंड एक ऐसा स्पेस बन जाता है कि जिसके अंदर अगर मैं कोई अनदर अनदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लेके आता हूं, यानी कि मैं यहां पे रखूं, मान लो पॉजिटिव, चाहे यहां पे रखा चाहे यहां पे रखा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये वाला या ये वाला या ये वाला, और हो सकता है नेगेटिव आप रखो, तो हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि इस स्पेस के अंदर कोई भी चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है जी, एक्सपीरियंस करेगा। जैसे इसके साथ में क्या होगा जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस होगा इसको, इसको रिपल्सन, इसको भी रिपल्सन और इसको भी रिपल्सन, यानी कि वो बाउंड्री जिसके अंदर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रख देता हूं और उस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का महसूस हो, तो समझ जाना तो वहीं तक उसकी बाउंड्री फैल हुई है। और मान लो, अब ये मान लो कोई आपका चार्ज यहां पे रखा हुआ है और आपने देखा कि भाई इस चार्ज की वजह से इस पर क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, बट इस चार्ज के द्वारा कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स महसूस नहीं किया गया, कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स महसूस नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये इसकी बाउंड्री से बाहर है। ठीक है, और जहां जिस डिस्टेंस तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन महसूस करेगा, उसके बाद यानी कि ये इसकी बाउंड्री से बाहर हो गया, तो जिस भी पॉइंट पर रखा होगा, यानी कि कोई जगह होगी ना जहां पे आप रखोगे, तो मैं मान लेते हैं पॉइंट ए है, ठीक है ना, तो ए पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज रखा आपने और इस पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस नहीं होता है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये आपका इन्फिनाइट कहलाएगा। तो मैं बोलूंगा यहां पर कि दिस चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए विच इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, यानी कि ये पॉइंट इस चार्ज के लिए क्या है, इन्फिनाइट पर है। क्लियर है, यानी कि बाउंड्री के अंदर है तो ठीक है, पर बाउंड्री से बाहर है तो यानी कि इन्फिनाइट है। तो दो चीजें क्लियर हो गई। आप नोट कीजिएगा, पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डालना है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लिखेगा, द स्पेस around a charge within which, within WITHIN एक साथ लिखना है, within which the force of attraction and repulsion can be experienced by another charge। ठीक है जी। और सेकंड आपका पॉइंट, हम बात कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की। देखो, यूनिट का मतलब होता है वन। पॉजिटिव आपका दो ही तरीके का चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है नहीं, तो ये ध्यान रखना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब भी बोले वो समझ जाना +1 है। कितना है जी, +1, ठीक है, +1 है आपका। और टेस्ट चार्ज भी, यानी कि टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि जिस चार्ज का यूज मैं टेस्टिंग के लिए करता हूं, टेस्टिंग के लिए, और इसकी वैल्यू भी आपकी, इसको मैं दर्शाता हूं क्यू नोट से। वैसे आपके इसमें यहां पर नहीं आएगा क्यू नोट वगैरह वर्ड का यूज, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, क्यू नोट को से दर्शाते हैं हम, किसको, टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से, और इसकी वैल्यू भी हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आपको इतना समझना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज आपकी सिंपल क्या होता है, +1 होती है इसकी वैल्यू। और इसकी वजह से जो हमारा मेन चार्ज है, इस पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है नहीं, इनकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, पर इसकी वजह से इन पर पूरा पूरा इफेक्ट होगा। ठीक है जी, ये पूरा इफेक्ट डालेगा इस पे, पर ये नहीं डालेगा। ठीक है, और डालेगा भी तो हम उसको मतलब कि क्या करेंगे, बिल्कुल नेग्लेक्ट मान के चलेंगे कि भाई कोई इफेक्ट नहीं, ना के बराबर है। ठीक है,
जैसे कुश्ती वाला केस हो गया ना, कुश्ती, अगर आपको किसी भी बंदे की ताकत को पता करना हो, किसी भी बंदे में कितनी ताकत है, ठीक है, अगर दो बंदों को हम एक, जैसे मान लो आपके दो बंदे हैं, बॉडी शेप वगैरह और वेट वगैरह मतलब कि सेम ही है, लगभग बराबर के बंदे जिसको हम बोल सकते हैं, उनकी अगर आप कुश्ती कराते हैं, अगर आप कुश्ती कराओगे तो दोनों एक ताकत पूरी लगाएंगे, तो उससे मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पाएगा कि भाई ये ज्यादा ताकतवर है या ये ज्यादा ताकतवर है, ठीक है ना। और अगर मैं, अब यहाँ पे ये क्या केस है ये अगर मैं किसी एक छोटे से बच्चे को, 2 या 3 साल के बच्चे को, अगर मैं 30-35 साल के या 20 साल के मान लेते हैं, 20 साल के एक जो आपका कुश्ती सीखता है, कुश्ती में थोड़ा मैं एक्सपर्ट है, तो उसके साथ करा के देखो आप, तो क्या आप बता सकते हो कि बच्चे में कितनी ताकत है? तो बच्चा जो ताकत लगाएगा भी, तो उसकी ताकत का इफेक्ट उस बंदे पर होगा नहीं ना। तो यहाँ पे वही, ये बहुत क्या है, ये बच्चे के समान है बिल्कुल, और ये आपका बड़े के समान है, 20-23 साल की उम्र का, ठीक है नहीं। इसको क्या है, इसको बहुत प्रैक्टिस की गई है, ठीक है नहीं, इसने बहुत मेहनत किया, इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, इसके अंदर भी ताकत है, बट ये इसकी ताकत पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, ठीक है, ये बहुत कमजोर, ये बहुत ज्यादा ताकतवर, ठीक है। तो इसके इसके आगे इसकी एक भी नहीं चलेगी, तो यानी कि इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देता हूं और उसके इफेक्ट को रखता हूं। तो ये होगी टेस्ट चार्ज। इनफाइनाइट वर्ड की मैंने बात की कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाउंड्री है, उसके बाहर अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है जो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन महसूस नहीं करेगा, तो वो पॉइंट आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब बात होती है वर्क डन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, वर्क डन की हम बात कर लेते हैं, तो वर्क डन की बात करते हैं। देखो इधर देखो, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, और देखो जब भी मैं वर्क डन की बात करूंगा मैं हमेशा बात करूंगा अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब कितना हुआ जी, +1, यानी कि बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, और ये बहुत बड़ा 20-22 साल का। चलो जी, अब इतना तो हमें पता है, ये बात जग जाहिर है, और वो जग जाहिर क्या है जी, कि पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है आपको, कि आपको इस चार्ज को इसके अंदर लेके आना है। अब ये तो ताकत लगाएगा इसको इधर ही भेजने, क्योंकि ये रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको, इस वाले को इधर की ओर भेजेगा, और ये वाला इसको इधर भेजने की कोशिश करेगा, दोनों ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पर नहीं जी, मुझे तो इस वाले पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आना है, इसके अंदर एक पॉइंट पे लेके आना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कि जैसे उसको उठा के लेके आऊंगा तो ताकत बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो यानी कि जब मैं इसको यहां से यहां पर लेके आ रहा हूं, बी पॉइंट मान लेता हूं मैं इसको, जब मैं इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लेके आ रहा हूंगा, तो मुझे तो ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने का मतलब आपको कार्य करना पड़ेगा किसके, अब कार्य कब होता है, जब आप किसी चीज के विरुद्ध काम करोगे, किसी चीज के विरुद्ध जाना है, और किसी चीज के विरुद्ध अगर जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकली या मेंटली कैसे भी करके। तो आपको इसको यहां से जहां पर लेके आना है, और आपको किसके विरुद्ध जाना पड़ रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन के विरुद्ध। अगर आप फोर्स ऑफ रिपल्सन के विरुद्ध अगर आप जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वही आपकी बात होती है यहाँ पे वर्क करने की। ये सिंपल से आप एक बात सोचो, ये अर्थ होती है, आपने 9th में पढ़ा है ग्रेविटी, अर्थ किसी भी चीज को, ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई है अर्थ सरफेस पर, तो कोई भी जो अर्थ है किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। चलो जी, अब आपके ये यहाँ पे ना आपके मकान बना हुआ है, ठीक है, अब आप ये हो गए, ठीक है, अब आपको यहां से स्टेयर्स के थ्रू, ठीक है, ये अर्थ सरफेस हो गई ना, अर्थ सरफेस हो गई, ये आपकी बिल्डिंग है, मकान जो भी है आपका, ठीक है। तो अभी अर्थ आपको सेंटर की ओर अटैक कर रही है, नहीं कर रही है, यानी कि अर्थ ना आपको पकड़ के खींच रही है एक तरीके से। चलो जी, अब आप क्या करोगे जी, आपको यहाँ पे जाना है, तो आपने खुद महसूस किया है ना कि जब आप ऊपर स्टेज को चढ़ते हो तो आपको थकावट होती है। अच्छा जी, थकावट हुई, या आपको पैरों को चलाना पड़ेगा,
पैरों में दुखन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा लंबी स्टेयर्स है आपकी तो आपको काफ़ी हद तक मेहनत करनी पड़ती है। और ऊपर से अगर आपके पास कोई वजन हो गया, सर पे कोई वजन रखा हो, अगर मान लो वो जो आपकी पानी से भरी हुई कोई बकेट को आपको ऊपर लेके जाना है, ये आपके डेली जो आप डेली वर्क डेली काम करते हो ना घरों में, उससे रिलेटेड तो साइंस एक ऐसी चीज़ है, उसको आप डेली जो आप एक्टिविटी करते हो उससे जोड़ के देखो। तो अगर आप एक बकेट जो है पानी से भरी ऊपर को लेके जाते हो, एक तो आप भी खाली आ जाते हो, तो थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आपको एक बाल्टी लेके जाना पड़ गया तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको वहां पे कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? अगर वही बाल्टी आप यहाँ पे रखी है और बाल्टी को नीचे लेके आना है, आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि बाल्टी जो बकेट है वो पानी की से भरी हुई, उसको मैं रस्सी की सहायता से, ठीक है, या आपको मजाक ही करना है, मजाक के तौर पर समझ लो, बाल्टी को भर के ऊपर से नीचे ऐसे छोड़ दो। तो छोड़ने में जैसे पेन है मार्कर, अगर मैं इसको ड्रॉप करता तो मुझे कोई मेहनत करनी है? कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। पर अगर मुझे यही चीज ऊपर की ओर थ्रो करनी हो तो ताकत लगानी पड़ेगी। अच्छा जी, इसमें अब क्या है, अर्थ अपनी ओर अटैक कर रही है, तो आपको किसी चीज के विरुद्ध जाना पड़ रहा है। किसके विरुद्ध जाना पड़ रहा है? पृथ्वी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो आपको उस आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ा है, क्योंकि आपको ऊपर जाना है, पृथ्वी आपको नीचे की ओर खींच रही है। तो दोनों जो फोर्स है विरुद्ध है और विरुद्ध है, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी फिर आपको। तो इसलिए यहाँ जैसे जैसे यहाँ पे जाओगे तो थकावट होगी। वो बाल्टी की पानी जो आप लेके गए तो आपको आपके शरीर में दुखन पैदा कर देगी, ठीक है, नहीं होता है ना, सांस भी फूल जाता है, ठीक है, हाथ भी दुखने लगते हैं। बट अगर ये बाल्टी जो आप लेके आए थे उसको ऊपर से ड्रॉप कर, तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, अपने आप नीचे आ जाएगी, चाहे टूटो या फूटो, उससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ हमारा ये समझने से है कि नीचे से ऊपर तक ले जाने में जितनी आपने मेहनत की, ऊपर से नीचे आने में उस बाल्टी को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे तो अर्थ उसको अपने आप ही अट्रैक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आपको अर्थ के अट्रैक्शन के खिलाफ कार्य करना पड़ रहा है। तो यही है, जहां पर भी आपको किसी चीज के विरुद्ध जाना पड़े पड़े तो वहां पे तो भाई आपको, मैंने बताया ना, फिजिकली या मेंटली वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही काम है कि अगर आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस यहां से यहां तक लेके आना चाहते हैं तो भाई आपको वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? जी, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट। तो यहां से वर्ड आता है आपका वर्क डन। क्लियर है बात? आप एक चीज और देख लीजिएगा, आप में से बहुत सारे बच्चे फैमिली के साथ में, ठीक है ना, वैष्णो देवी गए होंगे। और जब वैष्णो देवी देखना, चढ़ाई कितनी ऊंची है। जब आप वैष्णो देवी जाते हो तो जब चढ़ाई शुरू करते हैं तो पूरा बदन दुखने लगता है, पूरा शरीर पे हाथ पैर अकड़ जाते हैं, सूज जाते हैं, और आपको बहुत ज्यादा आपने, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा क्या करने पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय आप अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट के विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं। बट अब वैष्णो देवी माता के दर्शन करके आते हो, ठीक है, और आपने जैसे नीचे आना शुरू किया तो आप कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है, कुछ भी नहीं है, ना हाथों में दर्द होगा ना पैरों में दर्द होगा, फटाफट फटाफट। अगर आपने चढ़ाई में मान ले तो 10 से 12 घंटे में किए, और जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो मुश्किल से 3 या 4 घंटे लगेंगे आपको, और बिल्कुल रिलैक्स मूड में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से नीचे आओगे आप तो क्या होगा जी, जो ग्रेविटी जो है ना वो आपका साथ देगी। तो वहां पे दोनों ही फोर्स, आपके शरीर की ताकत भी और ग्रेविटी भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में कार्य करेंगे। तो यानी कि उसका सपोर्ट आपको मिलता है, ठीक है, क्लियर है चीजें? चलो जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ द स्पेस अराउंड द चार्ज विद इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हुई, +1 हम मान के चलते हैं, टेस्ट चार्ज, जिसकी सहायता से हम टेस्टिंग करते हैं किसी भी चार्ज की इंटेंसिटी का फील्ड, सॉरी, किसी भी चार्ज के द्वारा फील्ड इंटेंसिटी का। ये वर्ड थोड़ा एडवांस है तो मैं आपके यहाँ पे नहीं बात करूंगा इसकी ज्यादा, ठीक है। इन्फिनाइट मैंने बता दिया कि जो भी पॉइंट आपका बाउंड्री से बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो वो उस चार्ज के लिए इन्फिनाइट पॉइंट हो गया। और वर्क डन
वर्क डन का सिंपल सा मतलब जब आप किसी चीज के विरुद्ध कार्य करोगे, ठीक है नहीं, मेहनत करोगे, तो वहां पे आपको किसी चीज के भी विरुद्ध जाना है तो आपको फिजिकल या मेंटल दोनों तरीके से कार्य करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिएगा, लिखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। जैसे इसका डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ कि हमने कहा था ना कि जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और आपको ये चार्ज हो गया दूसरा टेस्ट चार्ज यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपको मैंने कहा ना बाउंड्री का बार इन्फिनाइट है, तो आपको इस चार्ज को, और मैं कह रहा हूं कि भाई आपको ये इस पॉइंट पे लेके आना है, और इतना भी पता है कि हमें रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे, भाई रिपल्सन होगा, ठीक है भाई, जैसे बाउंड्री के अंदर आएगा तो रिपल्सन होगा ना। यहाँ तक तो कुछ ठीक है, यहाँ तक तो आपका इन्फिनिटी पे है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन रिपल्सन महसूस ही नहीं हो रहा है, पर जैसे इसको यहाँ पे लेके आना है तो आपको किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो ये बात हमने की है वर्क डन, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट यानी कि ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point का मतलब है इस पॉइंट तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट फिर देखना। तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक, इसको मैं पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है उसको मैं वी से दर्शाता हूँ, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो आपकी वोल्ट होती है। क्या होती है जी, वोल्ट। ये आपका सेकंड पॉइंट में लिखना, ऐसा यूनिट क्या होता है जी, आपकी वोल्ट, ठीक, और इससे वी से दर्शाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं शॉर्ट में बार बार पी डॉट डी लिखूंगा, तो आपको भी नोटेशन दे सकते हो। पी डी का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस। लिखिए जी, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा आप। It is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other point। मान लेते हम ये आपका क्या पॉजिटिव चार्ज है, और आपका एक टेस्ट चार्ज है आपका, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ। ठीक है जी, चलो अब ये बाउंड्री के अंदर है, मैं मान लेता हूँ ये ए पॉइंट पर है। अब मान लो आपको यहाँ पे लेके आना है बी पॉइंट पर, ठीक है जी, बी पॉइंट पर लेके आना है इसको, ठीक है। तो इतना तो पता ही आपको, पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस डेफिनेशन में क्या है, पहली डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ एक ही अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको इन्फिनिटी यहां से यहां तक लेके आना होता है, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक लेके आना होता है। और यहां पर क्या करना है आपका, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है, मैं मान लेता हूं यहां पर पोटेंशियल क्या हुआ जी, वी ए, वी का मतलब वोल्ट ना, पोटेंशियल नोटेशन देता है वी ए यानी कि ए पर पोटेंशियल, और इसको मैं नाम देता हूं वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, हमेशा बाद में से पहले वाला घटाते हैं भाई, यहां से यहां पर लेके आए ना, तो यहां पर जो था और जो यहां पे है वो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बात। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, डेफिनेशन से ही हमारा मतलब निकलेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। क्यों, तो वोल्ट इक्वल्स टू में
वर्क डन अपॉन में चार्ज, ये आपका क्या हुआ फॉर्मूला, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है जी, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V W क्या है जी यहाँ पे, और Q क्या है, तो W हो गया यहाँ पे वर्क डन, वर्क डन, और Q क्या हुआ जी यहाँ पे चार्ज, और V क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नोट करिएगा आप। देन आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, यहाँ पे SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी भी SI यूनिट वोल्ट ही होती है, वोल्ट, और किससे दर्शाते हैं जी, V से दर्शाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो SI यूनिट हो गई। अब इसकी एक और यूनिट हो सकती है, अगर आप देखो V इक्वल टू में वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, याद रखना, और क्यू की यूनिट हमने पढ़ी है क्या, कूलाम, कूलाम। ठीक है, तो जूल कूलाम, तो यानी कि V को मैं लिख सकता हूं जूल या तो पर कूलाम या फिर जूल, और इसको ऊपर लेके जाता है तो हमें पता है मैथ में हमने पढ़ा है जब ऊपर जाते हैं कोई भी चीज उसकी पावर माइनस में हो जाती है, तो जूल इनवर्स। तो ध्यान, आपको ऐसे फॉर्म में भी पूछ सकता है और ऐसे फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वो SI यूनिट बोले तो वोल्ट, और अगर सिंपल ये बोले कि यूनिट ऑफ द वोल्ट तो आप चाहिए लिखो, चाहिए लिखो। ठीक है, या फिर ऑप्शन में दे सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, ऑप्शन में दे देगा, ऐसे कुछ दे देगा करके कि भाई ऑप्शन में ऐसे करके दे देगा वो आपसे। अब वो इसी चीज को ऑप्शन में कैसे दे सकता है, 1 मार्क में देखो, वो कहेगा कि यूनिट ऑफ द जूल, विच वन इज द यूनिट ऑफ द वोल्ट, सॉरी, इन विच यही चीज अब आपको 1 मार्कर में यानी कि ऑप्शनल में कैसे क्वेश्चन देगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, आपसे बोल देगा विच वन इज यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे जूल, कूलाम, सेकंड ऑप्शन दे देगा आपको कूलाम पर जूल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे देगा जूलाम, तो जूल पर कूलाम। ठीक है, और आपसे नन ऑफ दी, तो आपको चेक कर लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, डिफाइन 1 वोल्ट, जैसे हमने डिफाइन किया था 1 कूलाम को, तो इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिख लेगा P डॉट डी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसका एक्सप्लेनेशन देखा, हमने वोल्ट बराबर में क्या पढ़ा है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, तो 1 वोल्ट के लिए डिफाइन करना है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन कितना होना चाहिए 1 जूल, चार्ज भी कितना होना चाहिए 1 कूलम, तो इसको हम लिखते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्स, या फिर 1 जूल अपॉन में ये, तो ये चीज आपकी, तो डेफिनेशन के बाद आपको इतना लिखना पड़ेगा, तो तभी आपको कंप्लीट नंबर वो आपको देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वोल्ट मीटर। जब सारी चीजें इसी के नाम में छिपी हुई है, वोल्ट और मीटर को ब्रेक कर दो, वोल्ट को और मीटर को अलग अलग कर दो, तो वोल्ट का मतलब क्या, अभी पढ़ा है ना पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर यानी कि जो मेजर करता है, यानी कि वो आपका जो वोल्ट मीटर है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, तो मैं पहले आपको 3 पॉइंट आपको लिखवाता हूं, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको डिक्टो वही 3 आपके पॉइंट्स नो आपको कॉपी करके आने वहां पे, और रटना नहीं है, समझना है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है आपकी। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, एन इंस्ट्रूमेंट
और जिसको एक वर्ड टफ लग रहा है तो डिवाइस लिख लेना। एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड पॉइंट लिखेगा ऑलवेज, यानी कि लिखना वोल्ट मीटर, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेगा आप इट इज ऑलवेज connected in parallel across the terminal terminal मतलब ना point, across the point where the potential difference is to be measured, ठीक है। अब यहां पे आपको एक डायग्राम बनाना है इसी पॉइंट के लिए। देखो सीरीज और पैरेलल का मैं अभी आपकी एक दो क्लास हो जाने के बाद शुरू होगा तो वहां पे बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो फिलहाल तो सिर्फ आप ये चीज मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट नोट कीजिएगा, ये बनाते रहिएगा मेरे साथ। ठीक है जी। देखो मैंने क्या कहा, वोल्ट मीटर को हमें वहां पे कनेक्ट कर देना है, जिन पॉइंट्स के बीच में क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, और वो भी पैरेलल में। तो देखो ए और बी, ये कोई कंडक्टर है तो मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो ये रहा मेरा वोल्ट मीटर को मैंने एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। और ये आपका वोल्ट मीटर प्लस और माइनस, और ये जो मैंने दो डंडे लिखे हैं ना 11 जैसा है, इसको मैं पैरेलल बोलता हूँ। पैरेलल को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ द वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये आपका कंडक्टर है या रेजिस्टेंस है। तो ये जो नोटेशन है ये हम बात करेंगे, ठीक है। पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, उसकी भी बात करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल तो आप इसको इतना नोट कीजिएगा प्लीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा a voltmeter has a high resistance so that it takes a negligible negligible current from the circuit, ठीक है जी। तो आपके ये 3 पॉइंट है। नंबर 1 वोल्टमीटर, नाम में ही छिपा हुआ है कि द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द पॉइंट्स अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो ये आपका कनेक्शन है कि हमें कनेक्शन कैसे करना है। थर्ड पॉइंट हमने क्या कहा है, जो वोल्टमीटर है उसकी रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस जो वर्ड है उसकी भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ वर्ड है आपको जो परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जब तक मैं हूं तब तक तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस, तो ये क्या होता है, इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। और क्यों होती है, ओम्स लॉ के दौरान हम ये चीजें पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की क्यों हाई होती है। तो फिलहाल ये 3 पॉइंट आपको ऐसे ही रखने हैं, जो भी कंफ्यूजन होगी वो धीरे धीरे मैं इसके अपना आप क्लियर करूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इस पे आपका जो हमने फॉर्मूला लिखा है वोल्ट का, इस पे कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा इलेक्ट्रिक करंट। चलो, और प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है,
रेगुलर इन वीडियोज को देखिएगा, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए और मेरे चैनल पर जाकर आप डेली आपको हर रोज वीडियोज साइंस की लेक्चर बाय लेक्चर डे बाय डे आपको मिलती रहेगी। तो लास्ट 2 आपकी वीडियो जो मैंने डाली हुई है P1 और P2 के नाम से फिजिक्स टॉपिक पर, ठीक है, तो उस पर मुझे काफी बच्चों का एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है और आप लोगों का रेस्पॉन्स अगर मुझे इसी तरीके से मिलता रहा तो मैं आपका डेली आपके लिए वीडियोज अपलोड करता रहूंगा। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। ठीक है जी, ओके।